हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट्स। फ्रेंड्स, आपने हिस्ट्री पिछले 5 वीडियो को आपने पढ़ लिया है। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी है। अगर आप 72 बीपीएससी, 73 बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी या फिर TRE 4 या AEDU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार ज्योग्राफी पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो बिहार को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, बिहार एक मैदानी राज्य है और ये गंगा मैदान के क्षेत्र में बसा हुआ एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल की तराई से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी तक क्षेत्रों तक ये विस्तृत है ना। और बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। और जो बिहार का भौतिक विभाजन करते हैं वो 3 हम श्रेणी में करते हैं। कौन कौन से? पर्वतीय क्षेत्र में, या फिर मैदानी क्षेत्र, या फिर पठारी क्षेत्र में करते हैं ना। पर्वतीय क्षेत्र में सोमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून और दोन घाटी, और फिर मैदानी क्षेत्र में उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान है ना। और पठार में धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं क्योंकि मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा याद रहेगा, बाकी डिटेल्स में भी हम पढ़ेंगे है ना। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि पूरा ये बिहार का मैप हम देख सकते हैं ना। देखिए, सबसे पहले जो हमें बता रहे हैं आपको कि पर्वतीय क्षेत्र जो होता है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में, ये बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग है। इसमें हिमालय की शिवालिक श्रेणी का भाग है ना। और इसमें जो कुल क्षेत्रफल है इसका 932 किलोमीटर इसका कुल इसका क्षेत्रफल है। और इसका विस्तार जो है वो पश्चिमी चंपारण जिले में अधिक है। पश्चिमी चंपारण जिला ये हो गया, पश्चिमी चंपारण जिला है ना। और इसको 3 उपवर्ग में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है ये श्रेणी है सोमेश्वर श्रेणी। यहाँ देखिए, ये सोमेश्वर श्रेणी भारत और नेपाल के बीच जो है इंटरनेशनल सीमा यहाँ पे बनाता है। सोमेश्वर की श्रेणी यहाँ पे है ना। और ये उत्तरी सीमा में यह जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से त्रिवेणी नहर की शुरुआत होती है और भिखना ठोड़ी दर्रे के पास ही जाकर के समाप्त हो जाती है ना। इस श्रेणी में इसका जो निर्माण हुआ है तृतीय काल में निर्माण हुआ है ना। और ये पहाड़ी उत्तर गंगा के मैदान में अवस्थित है। और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को ये घेरे हुए हैं। उत्तर पश्चिम भाग को ये घेरे हुए हैं। और राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है जिसका की ऊंचाई है 874 मीटर है। इसका ऊंचाई इसका है ना। दूसरा जो है इसमें रामनगर दून जो है, ये रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण से, सोमेश्वर पहाड़ी उत्तर में इसके दक्षिण में किनारे पर स्थित है। अब से पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि रामनगर दून श्रेणी सोमेश्वर श्रेणी किस श्रेणी में है, या उत्तर श्रेणी में, दक्षिण श्रेणी में। आपको वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये दक्षिण श्रेणी में है। सोमेश्वर श्रेणी से रामनगर दून दक्षिण श्रेणी में है। और यहाँ बेतिया जिला के मुख्यालय लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक तट के पास ये स्थित है ना। रामनगर दून जो है कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 किलोमीटर क्षेत्रों में फैली हुई है। इसे दक्षिणी क्षेत्र के रूप में भी यहाँ पे देखा जाता है ना। और यह जो दक्षिण पर्वतमाला ये 32 किलोमीटर लंबी है और 6 से 8 किलोमीटर ये चौड़ी है। ठीक है। और इसकी इस श्रेणी में सबसे जो ऊंची चोटी है वो है यहाँ पे संतपुर है। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं संतपुर। और इसका जो हाइट है वो 240 मीटर है, 242 मीटर है इसकी हाइट है। और यह हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में यहाँ पे इसका स्थित होगा है ना। अब देखते हैं हम लोग दून घाटी। ये जो दून घाटी है ये सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में है। यहाँ देखिए, ये सोमेश्वर है गया और ये रामनगर, इसके बीच में ये दून घाटी है। यहाँ पे इस दून वैली के नाम से इसको जाना जाता है, इसको भी सोमेश्वर श्रेणी, ये दून घाटी को। और ये 21 किलोमीटर लंबा है। ये 21 किलोमीटर ये लंबा है टोटल। और इसकी जो ऊंचाई है वो 152 किलोमीटर 152 मीटर है। 152 मीटर ऊंचाई है। और ये टोटल 214 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है ये। और इस घाटी में जो अधिकतम जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो 240 मीटर है ये, है ना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं मैदानी क्षेत्र में, देख लेते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे हम देखते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर में। अब थोड़ा मैदानी क्षेत्र देखते हैं। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी भाग है। और इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर 2 उपवर्गों में विभाजित किया था, उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान।
तो उत्तर गंगा के मैदान को भी हम पढ़ते हैं कि यह मैदान जो है गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा ऐसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजन के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर के पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला है। इस नदी मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। आपको याद रखना है, इस जो मैदान का ढलान है उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। जलोढ़ पंखों का यहाँ स्थान है जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब, दो मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, से विभाजित है और घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब बिहार में दोआब है। इसको थोड़ा सा मैप में आपको मैं दिखाता हूं, तब आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, ये है हमारा घाघरा गंडक दोआब, यहाँ घाघरा गंडक दोआब है ये पे, और ये हमारा गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब यहाँ पे है। और नेक्स्ट हमारा जो है गंगा सोन दोआब है, दक्षिण बिहार में है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं घाघरा गंडक दोआब। अभी मैंने तीन उत्तर बिहार को पढ़ रहे हैं अभी, तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब ये उत्तर बिहार में है। ठीक है, अब हम दक्षिणी गंगा के मैदान को पढ़ेंगे। गंगा नदी से जो दक्षिण का एरिया है, ये जो गंगा नदी है इसके जो दक्षिण के एरिया है, इसको हम दक्षिण पठारी के क्षेत्र के मध्य, दक्षिण गंगा का मैदान इसके मध्य में अवस्थित है। ठीक है, नीचे हम देखते हैं, और ये उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है, इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा है। इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले भी शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसके मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु नदी की सहायक नदियों के रूप में हुआ है। इस मैदान का जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 उपवर्ग हैं? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग मैदान है। ठीक है, अब हम पठार पढ़ते हैं। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में जो स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें पाई जाते हैं। एक तो धारवाड़ चट्टानें है, दूसरा विंध्य चट्टानें है। धारवाड़ चट्टान जो है वो मुंगेर, जमुई, गया, नवादा में पाया जाता है और विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा हम मैप में देखते हैं। ये हमारा मगध का मैदान हो गया, दक्षिण पठारी क्षेत्र है। ये जो मार्क किया हो गया है ना, ये दक्षिण पठारी क्षेत्र है। ये इधर अंग का प्रदेश है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान कहाँ पे पाया जाता है? ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि इस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाया जाता है। ये भागलपुर को अगर इधर छोड़ दे तो। और विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में, कैमूर और यहाँ रोहतास यहाँ पे इधर है, यहाँ पे हमारा विंध्य चट्टानें पाए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, कुछ और यहाँ साइड में है। दक्षिण बिहार के प्रमुख पहाड़ी जो है उसको देख लेते हैं। गायाजी पहाड़ी, गमयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, मंगला गौरी गुफा पहाड़ी, ये गायाजी में है। ठीक है, और राजगीर में है रत्नागिरी पहाड़ी, विपुलगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी और सोनगिरी पहाड़ी। और मुंगेर में जो देखते हैं वो खड़गपुर पहाड़ी है, पीर पहाड़ी है और काली पहाड़ी और सीताचरण पहाड़ी और मारूफ पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी और अधौरा पहाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं हम लोग। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि को चौर या मन कहते हैं। चौर या मन कहते हैं। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा क्षेत्र कहते हैं। गंगा के उस जो पार है उत्तर बिहार में, वहां पे कुछ जो बाढ़ के मैदान क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर गोखुर जिलों के रूप में पाया जाता है। अभी मैंने आपको चौर या मन के बारे में क्या बताया? जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन या चौर गोखुर जिलों के रूप में पाए जाते हैं।
दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। इन दक्षिण गंगा का जो मैदान है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये दक्षिण गंगा का जो मैदान है, तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। और उत्तर गंगा के मैदान बाढ़ विशाल के प्रसिद्ध। आपको पता है कि उत्तर बिहार में हर वर्ष बाढ़ आता है कोसी नदी आदि के कारणों से। ये चट्टानें देख लीजिए, ये उत्तर पश्चिम में ये टर्सरी चट्टान है, ये पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्र है, और दक्षिणी बिहार में ये धारवाड़ चट्टान है ये, ठीक है। और उत्तर में इधर दक्षिण पश्चिम में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। कैमूर और रोहतास के आसपास में ये विंध्य चट्टान पाया जाता है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, इसका निर्माण काल और क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। धारवाड़ का जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन में हुआ है, और धारवाड़ का जो क्षेत्र है वो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर में है। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। धारवाड़ मैंने अभी किधर बताया, अभी मैप में ये है धारवाड़ की चट्टानें, यहाँ पे धारवाड़ की चट्टानें है। उसका क्षेत्र है मुंगेर है, जमुई है, नवादा है और गया होगा, ठीक है। दूसरा जो विंध्य है, ये विंध्य इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन में, ये विंध्य जिसका प्री कैम्ब्रियन में निर्माण हुआ है, और इसका जो क्षेत्र है वो कैमूर और रोहतास में है। ये दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। और पहला प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र बिहार में कौन सा है, ये धारवाड़ चट्टान वाले, ये जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में पाया जाता है ना। और दूसरी ये जो विंध्य चट्टान है, यहाँ पे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए काफी फेमस है यहाँ पे। तीसरा जो प्रकार है टर्सरी हिमालय का प्रकार है, प्लेस्टोसीन, ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको ये टर्सरी चट्टानें हैं, ये प्लेस्टोसीन में इसका निर्माण हुआ है, और ये पश्चिमी चंपारण में पाया था। एक खास तौर पे सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र में ये मौजूद हैं। और जो क्वार्टरनरी मैदान है, ये प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन में बना हुआ है, और ये यहाँ पे गंगा मैदान के आसपास में ये है। और बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। तो हम पढ़ते हैं बिहार की जलवायु। किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे अक्षांशीय कारक है, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति है, बंगाल की खाड़ी से दूरी है, और उच्चावच है, मानसून का प्रभाव है, ग्रीष्म हवाएं इत्यादि इनके कुछ कारण है इसके, ठीक है। बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने इसे जलवायु की अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जलवायु वेत्ता जो कोपेन है, इस क्षेत्र इसका माना जाता है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, इसको CWG से संकेतित किया जाता है, और दक्षिणी बिहार को AW से संकेत किया जाता है। और ट्रिवार्था जो है उत्तरी बिहार, इसको CAW से संकेतक इसका है, और दक्षिण बिहार का AW है, ठीक है। और थॉर्नवेड उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र में इसकी CBW, और शेष बिहार को CAW इसको कहा जाता है, ठीक है। बिहार में सामान्य तौर पे 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और तीसरा शीत ऋतु पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु कहते हैं जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है, और यह मार्च से मध्य जून के मध्य में होता है। 2025 में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया जी 46 डिग्री सेल्सियस था इस वर्ष। और मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर के बीच में, इस समय बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। तब मध्य जून से अक्टूबर के बीच को वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है, और बिहार में जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, जबकि 2011 से 15 के दौरान औसत वर्षा 99.24 सेंटीमीटर रहा है। और 2024 में बिहार में औसत वर्षा 102.5 सेंटीमीटर रहा है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 215.2% 2 सेंटीमीटर रहा है।
और जिले में तथा सबसे कम वर्षा वैशाली 69 सेंटीमीटर जिले में हुई है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है ना। अब शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। शीत ऋतु बिहार में मध्य अक्टूबर से फरवरी के महीने में होता है। मध्य अक्टूबर से फरवरी के महीने में होता है और मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है, ठीक है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है और अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक भी होती है। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को देखते हैं। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु को क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें जोन 1 में क्या है, बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को दर्शाता है। इसको मैप से समझने का प्रयास करते हैं। या नीचे मैप में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। ये है हमारा जोन 1। ये बिहार के ये जो एरिया है पूरा, ये उत्तर पश्चिम है। इसको जोन 1 के रूप में इसको संकेतक रूप में माना गया है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, ठीक है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है और यह क्षेत्र जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय, इन सबको जोन 1 में रखा जाता है जलवायु क्षेत्र के दृष्टिकोण से, ठीक है। और इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है इस क्षेत्र में। दूसरा जो क्षेत्र है जोन 2, जोन 2 ये रहा हमारा जोन 2। जोन 2 बिहार के उत्तर पूर्व को दर्शाता है। ये नॉर्थ ईस्ट को दर्शाता है, उत्तर पूर्व को दर्शाता है। और इस क्षेत्र में भी खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा की आधारित जो फसल होते हैं उसकी प्रधानता है। और इस क्षेत्र में ज्यादातर मक्का हो गया, चाय हो गया, चाय तो किशनगंज में होता है, मक्का हो गया, चाय हो गया, जूट का उत्पादन किया जाता है। तीसरा जोन जो है, तीसरा जोन ए जो है, ये देखिए यहाँ पे तीसरा जोन ए, इसमें है बांका है, भागलपुर है, मुंगेर है, जम्मू है, लखीसराय है और शेखपुरा है। तो जोन 3A में ये है, ये दक्षिण पूर्व के भाग को, इसको साउथ ईस्ट भाग इसी है दर्शाता है। और इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों के जिसमें यहाँ पे मोटे अनाज की प्रधानता होती है यहाँ पे। और जोन 3B है, ये जोन 3B है। इसमें से ये सभी जिले हैं और ये दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट को इसको दर्शाता है, दक्षिण पश्चिम जिले को दर्शाता है इसमें। और सिंचाई मुख्यतः जो इस क्षेत्र में होता है वो नहर प्रणाली के द्वारा होता है और खाद्यान्न का भी उत्पादन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें जोन वाइज और उसके जिले के नाम। अभी तो ये नहीं बता दिया, हालांकि इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। जोन 1 में कुल 13 जिले हैं। अभी यहाँ मैंने दिखाया ये जोन है, इसमें कुल 13 जिले हैं। कौन कौन से 13 जिले हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसको मैप में ही देखिए ज्यादा याद कर पाएंगे। इस मैप में देखने के बाद आप इसको ज्यादा याद कर पाएंगे। ये है हमारा जोन 1, ठीक है। ये हमारा जोन में इसमें टोटल कुल 13 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी, ये जोन 1 में है। यहाँ पे जो औसत वर्षा होती है वो 104 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर तक यहाँ होता है, ठीक है। और यहाँ पे खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी की यहाँ पे प्रधानता होती है ये। और ये जो मुख्य फसल यहाँ पे गन्ना है, धान है और गेहूं है, अरहर है, मक्का, ये सभी यहाँ पे फसल इसमें उगाया जाता है। अब जोन 2 की बात करते हैं। ये जोन 2 हमारे इसमें 8 जिले आते हैं टोटल, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार। और जोन 2 में इसमें 120 औसत जो वर्षा होती है इसमें 120 सेंटीमीटर से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। और इसकी जो मुख्य फसल है वो जूट है, धान है, चाय है और मक्का है इसके, ठीक है। जोन 3A जो है, यहाँ देखिए जोन 3A ये हमारा हुआ साउथ ईस्ट जिले में, जो बिहार के साउथ ईस्ट में है। जोन 3A में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और
जमुई है। इस क्षेत्र में वर्षा जो होती है ये 95 सेंटीमीटर से लेकर के 115 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे ज्यादातर ये बांगर मिट्टियां है। यहाँ पे बांगर मिट्टी की इसमें प्रधानता है। जो यहाँ पे गेहूं, दाल, अरहर, चना ये सब फसलें यहाँ पे उगाया जाता है ना। अब जोन 3B की बात करते हैं। जोन 3B इसमें कुल 11 जिले हैं। कौन कौन से? नवादा, गया, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये जलवायु दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं। यहाँ पे भी बांगर मिट्टी प्रधानता होती है। यहाँ पे भी बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। और यहाँ पे भी गेहूं, दाल, अरहर, चना ये सब फसलों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार की नदियां पढ़ेंगे। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है जहां नदियों एवं उसकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकलती है, और एक पठारी नदियां जो पठारों से निकलती है। पहले हिमालयी नदियों को देखते हैं, फिर पठारी नदियों को देखेंगे हम। ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदा निराय नदियां हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है और ये नदियां पूर्ववर्ती होती है। नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। हिमालय नदियों की बात कर रहा हूं मैं। ये नदियां बाल्यावस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोकुल झील बनाने वाली नदी है। ये हिमालय नदी अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है, जिसमें गंगा नदी उदाहरण, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती ये सभी इसके उदाहरण है। ठीक है, जो पठारी नदियां होते हैं ये वर्षा आधारित नदियां हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियां अनुवर्ती होती है। ये नदियां छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियां प्रौढ़ अवस्था में है और सीधी गमन करने वाली है नदियां है। बाढ़ की कम संभावना होती है। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय ये सभी नदियां है। ये मैप दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं मैप में भी इसके कुछ नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी मैंने बताया था आपको नदियां, एक हिमालय नदियां होती है, दूसरी पठारी नदियां होती है ना। तो गंगा नदी जो है ये इसका उद्गम कहाँ पे है? ये गंगोत्री में उद्गम है इसका। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री में है और ये प्रवेश करता है बिहार में। किस जिले में? बक्सर में प्रवेश करती है। यहाँ से बक्सर से प्रवेश करती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। दूसरा जो है यहाँ पे घाघरा नदी। जो घाघरा नदी है ये दिख रहा होगा, ये गंगा यहाँ से जाती है। सॉरी, पहले मैंने एक घाघरा को गंगा मैंने कह दिया। ये घाघरा नदी है, यहाँ पे गंगा आती है। ठीक है, ये बक्सर से यहाँ से प्रवेश करती है। ये घाघरा नदी है ये तिब्बत से उद्गम, इसका उद्गम स्थान है तिब्बत। उद्गम स्थान इसका तिब्बत है और ये सिवान जिला से होकर प्रवेश करती है। यहाँ पे सिवान जिला प्रवेश करती है और एक गंगा सारण में जाके यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे गंगा में है ना। तीसरा नदी हम देखते हैं गंडक। ये है हमारा गंडक। यहाँ गंडक की जो उत्पत्ति ये भी नेपाल से आते हैं। यहाँ पे देखिए, और ये बिहार में जो प्रवेश करती है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर में, और ये गंगा सोनपुर में आके यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे गंडक नदी की मैं बात कर रहा था। दूसरी नदी है बूढ़ी गंडक नदी। ये है बूढ़ी गंडक नदी और ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और पश्चिमी चंपारण से यहाँ होते हुए ये फिर जाके गंगा नदी में मिल जाती है खगड़िया में। बूढ़ी गंडक यहाँ देखिए, ये खगड़िया में जाके यहाँ मिल जाती है ये। तीसरा इसके बाद हमारा है बागमती। ये रहा हमारा बागमती नदी। ये महाभारत श्रेणी नेपाल से इसका उद्गम है और ये सीतामढ़ी में प्रवेश करती है बिहार में। सीतामढ़ी में प्रवेश करके ये कोसी में मिल जाती है। यहाँ पे कोसी में जाके नदी मिल जाती है ये। नेक्स्ट हमारा नदी है कमला। ये है हमारा कमला नदी, यहाँ पे उत्तर बिहार में है। और कमला नदी का जो उद्गम स्थान है ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से। ठीक है, महाभारत श्रेणी नेपाल से है और महाभारत श्रेणी जो नेपाल से है ये सीतामढ़ी में आके प्रवेश करते हैं यहाँ पे और कोसी में जाके ये भी मिल जाती है। कोसी में बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला ये सभी इसमें आके मिल जाती है। अब हम देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी का जो उद्गम है ये रहा कोसी नदी। इसका उद्गम स्थान है गोसाई में। ये गोसाई जो है ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल में। और ये बिहार में जो प्रवेश करती है सुपौल में आके प्रवेश करती है यहाँ पे। ठीक है, कोसी नदी यहाँ पे सुपौल में प्रवेश करती है और गंगा कुर्सेला में कटिहार में जाके यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महानंदा नदी। ये है हमारा महानंदा नदी। महानंदा नदी का जो उद्गम है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से है। महानंदा नदी, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के, हाँ, ये फिर किशनगंज में आके मिल जाती है। गंगा या मालदा में जाके मिल जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा नदी के, हम महानंदा हमने देख लिया। कोसी मेची नदी का उद्गम भी ये भी नेपाल से ही होता है यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम लोग कर्मनाशा नदी को देखते हैं। कर्मनाशा नदी कहाँ है? ये रहा हमारा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है ये विंध्य पहाड़ी से इसकी उद्गम है और फिर ये कैमूर में बिहार में मिल जाती है, प्रवेश करती है और गंगा में जाके ये मिल जाती है चौसा में जाके यहाँ पे। इसके बाद हमारा है सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम है ये अमरकंटक पहाड़ी एमपी से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से है और ये रोहतास में प्रवेश करती है। सोन नदी रोहतास से प्रवेश करती है और गंगा दानापुर में जाके यहाँ पे ये मिल जाती है ये। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और ये भी जाकर के आगे औरंगाबाद, और यहाँ औरंगाबाद होते हुए ये गंगा फतुहा में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फल्गु या निरंजना नदी कह लीजिए। ये छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम है और फिर ये गया में जाके ये मिल जाते हैं। गया होते हुए पुनपुन नदी के साथ गंगा नदी में जाके ये यहाँ पे समाहित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग नदी देखते हैं सकरी नदी। सकरी नदी भी ये छोटा नागपुर से है और ये नवादा में जाके क्यूल नदी की गंगा में मिल जाती है ये। नेक्स्ट है क्यूल नदी हमारा, ये यहाँ पे क्यूल नदी है। क्यूल नदी का उद्गम हजारीबाग झारखंड से हुआ है और ये फिर जमुई होते हुए गंगा में लखीसराय में जाके मिल जाती है क्यूल नदी। नेक्स्ट है अजय जो है वो जमुई में उद्गम है इसका और फिर ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाके ये बाद में मिल जाती है ये। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है पूरा। अब गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अभी हम हालांकि मैप में इनके बारे में पढ़ा, फिर भी एक बार डिटेल्स में इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 2225 किलोमीटर है। इसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार भी है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। कितने जिले? 12 जिले। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। ये भी प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि सर्वाधिक लंबा बिहार में गंगा नदी किस जिले में, तो वो पटना नदी में है। अब गंगा नदी के कुछ सहायक नदियों को देखते हैं। सहायक नदियों में घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सोन है, पुनपुन आदि नदी बिहार में गंगा नदी मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार के बाहर से गंगा नदी मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहते हैं और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। अब घाघरा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। घाघरा नदी जो है ये मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में ये मिल जाती है। घाघरा नदी का अन्य नाम सरयू नदी है, मैदानी भाग में गोगरा, करनाली, नेपाल में कहते हैं। और इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती। तो घाघरा नदी की सहायक नदी अगर कभी पूछ ले तो ये है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती है ये। तो हम लोग गंडक नदी के बारे में देखते हैं। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं और सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय बौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है और इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले होते बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में जाके मिल जाती है ये। इनका अन्य नाम
सिकरहना है ऊपरी भाग में इसको कहते हैं। और सहायक नदियां इसका कौन कौन से, बूढ़ी गंडक का मसान, बोलोर, तिऊर और धनोती इसकी सहायक नदी है। बागमती नदी पढ़ते हैं। ये नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, मैंने अभी पहले मैप में भी बताया था। और ये बिहार में सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब ये कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। मैं बागमती नदी की बात कर रहा हूं। इसकी सहायक नदियां हैं लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अवधारा, विष्णुमती आदि इसके। और नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ भी स्थित है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनता है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए और बाढ़ के लिए काफी फेमस है ये, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी बिहार का अभिशाप कहा जाता है इसको। इसकी सहायक नदियां हैं अरुण है, तमोर है, लिपू है, दूध कोसी है, तमाकोसी है, इंद्रावती है और शुनकोसी आदि है। अब हम महानंदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लेता हूं। महानंदा नदी जो है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा में प्रवेश करती है। ये उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। कौन? महानंदा नदी। और इसकी सहायक नदियां पैनोर, नागर और बालासर और मेची हैं। अब हम लोग कर्मनासा नदी के बारे में पढ़ते हैं। कर्मनासा की उत्पत्ति विंध्य श्रेणी से होती है और ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। पृथ्वी चौसा यानी बक्सर में गंगा नदी से मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कौन सी? कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी भी माना जाता है। सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलकर यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरे सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है ये। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास और बांध सागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानों क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। अब हम लोग पुनपुन नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पुनपुन नदी है झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है पुनपुन की वो है मोरहर, मादर, दरदा आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं पुनपुन नदी के। और इसकी दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। अब हम लोग थोड़ा फल्गु नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मुहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है और जो गंगा जी की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है, जहाँ की पितृपक्ष के दौरान लाखों लोगों की संख्या में धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी रबर डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखते हम लोग बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। ये शहर है, यहाँ पे नदियां है। पटना जो है वो गंगा नदी के क्षेत्र उस पे है। मोकामा ये भी गंगा नदी के पास है। मुंगेर ये भी गंगा नदियों के स्थित किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है। भागलपुर गंगा नदी में, बक्सर भी गंगा नदी, छपरा भी घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी और बांका चांदन नदी और सोनपुर गंडक नदी और फिर मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी और खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, गया फल्गु नदी और दरभंगा बागमती और फतुहा पुनपुन नदी, गंगा नदी, लखीसराय क्यूल नदी है। ठीक है, यहाँ बसा हुआ है सारा। अब बिहार की हम नदी घाटी परियोजना को थोड़ा पढ़ेंगे। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। ये पहला है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, इसको लक्षित किया गया है। अब उद्देश्य परियोजना को पढ़ते हैं। इनमें है सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी है। ठीक है,
सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी का परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। ठीक है, सोन नदी का बांध बनाने के लिए। ये बहुउद्देशीय, यहाँ रहा हमारा सोन नदी, यहाँ देखिए मैप में। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी योजना थी। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें किनारों से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर इस नगर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी नहर जो है, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की सिंचाई होती है। ठीक है, पश्चिमी सोन नहर से। और नहर, सोन नहर पर 2 जलविद्युत केंद्र, डेहरी जलविद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट था, बारून जलविद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया है। थोड़ा हम गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानकारी लेते हैं। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1859 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौते हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था और इस परियोजना के अंतर्गत भारत सीमा नेपाल पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। त्रिवेणी संगम के पास ये स्थित है। यहाँ त्रिवेणी संगम नहर यहाँ पे है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से भी जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नदी से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से, यहाँ देखिए, नेपाल होकर गुजरती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उचित उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, देवरिया, बिहार, सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट के जल विद्युत केंद्र स्थापित भी किया गया है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। तो हम लोग कोसी बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ते हैं। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू किया गया था। इस परिसीमन के अनुसार हनुमान नगर बांध कर बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर, इसमें अररिया हो गया, सुपौल हो गया, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। और पश्चिमी कोसी नहर में, इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय, इस सब में सिंचाई होता है। अब हम लोग थोड़ा झील के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार में कौन कौन से झील हैं, कहाँ कहाँ पे है। ये हमारा बिहार का मैप है। इसको मैप में पढ़ेंगे हम, ताकि आपको चीजें याद रहे, भूलेंगे नहीं आप, है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांवर झील। ये देखिए कांवर झील कहाँ पे, ये बेगूसराय में कांवर झील। नेक्स्ट हमारा है गोगाबिल या घोगाबिल। ये कहाँ पे है, ये कटिहार में है। यहाँ देखिए गोगाबिल झील, ये कटिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमरी झील। तो सिमरी झील कहाँ पे है, सहरसा में है। ये देखो सहरसा यहाँ पे है सिमरी झील से, ये है सहरसा हमारा। दरभंगा है, इसमें कौन सा है, कुशेश्वर झील है हमारा। ठीक है। अब जगतपुर झील देखते हैं। जगतपुर झील जो है ये भागलपुर में है। जगतपुर झील इसलिए हाँ, मोती झील मोतिहारी में है। मोती झील मोतिहारी में है। मोती झील, पिपरामन झील सहरसा, ये नागी झील सहरसा में है। मोती झील मोतिहारी है, मिल गया। मोती झील मोतिहारी है। सरैया मन बेतिया पश्चिम चंपारण में है। सरैया मन ये पश्चिम चंपारण में है। सरैया मन झील। पिपरामन ये मोतिहारी में है। पिपरामन पूर्वी चंपारण में है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घोड़ा कटोरा झील, ये राजगीर में है। घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर में मिलेगा आपको। और अनुपम झील ये कैमूर में। और फिर
मुंचलीडा झील ये बोध गया में मिलेगा आपको। देखिए बोध गया शिमला झील। नालंदा घोड़ा कटोरा कटोरा झील, जैसा नाम रखा है ये। नागी झील कहाँ है? जमुई में है। जमुई हमारा यहाँ पे जमुई है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। जमुई में नागी झील है, ठीक है। इसके बाद है नक्टी झील। नक्टी झील भी ये जमुई में ही है, तो नागी नक्टी दोनों जमुई में ही है। बिहार की प्रमुख नहरें देख लेते हैं अब हम लोग। बिहार की प्रमुख नहरें, नहर है त्रिवेणी, इसका उद्गम स्थान है गंडक नदी। तिरहुत, इसका उद्गम स्थान है गंडक नदी। और फिर डोन, इसका है गंडक नदी। पूर्वी कोसी का कोसी और पश्चिमी कोसी का कोसी। राजपुर का कोसी नदी है, ये नहर है, इससे निकलते हैं। पूर्वी सोन का सोन और पश्चिमी सोन नहर का सोन। ये देख लेते हैं। तिरहुत का पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर वैशाली में। और फिर पूर्वी कोसी का एक कोसी का संस्थापक अररिया सुपौल पूर्णिया के हैं, ठीक है। पश्चिमी कोसी, कोसी दरभंगा मधुबनी सुपौल। और राजपुर कोसी सहरसा मधेपुरा बेगूसराय। और पूर्वी सोन ईस्ट सोन औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया अरवल। और फिर पश्चिमी सोन, सोन में रोहतास भोजपुर कैमूर और बक्सर है, ठीक है। ये बिहार की प्रमुख नहरें हैं जिससे क्षेत्र सिंचाई में इसमें लाभ ले पाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात। नदी की ढाल में आकस्मिक परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ के नीचे गिरता है, उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास में है। और फिर कसी जलप्रपात जो है ये भी रोहतास में है। और धर्माकुंड जलप्रपात रोहतास में है। और मंझार कुंड जलप्रपात ये रोहतास में है। उतला भवानी जलप्रपात ये रोहतास में है। और करकटगढ़ जलप्रपात ये कैमूर में। और तेलहर कुंड जलप्रपात ये कैमूर में है, ठीक है। तो हम बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। ये राजगीर है। राजगीर में कौन कौन से जलकुंड है? ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, राजगीर में ब्रह्मकुंड। और उसके बाद फिर राजगीर में सप्तधारा है, सूर्यकुंड है, नानक कुंड है, मखदूम कुंड है और फिर गोमुख कुंड है ये। अब मुंगेर में देखते हैं कौन कौन से गर्म कुंड है। तो लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है और फिर पंचतर कुंड है, ऋषि सीता कुंड है, ऋषिकेश कुंड, भीम बांध और फिर भरारी बांध कुंड ये मुंगेर में है। गाया जी में अग्नि कुंड है, ठीक है। अब बिहार की मिट्टी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पृथ्वी की मिट्टी ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों के मृदा को मिट्टी कहते हैं। यहाँ देखिए, फैले, माध्यम और बारीक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनके भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं और ये विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य, आपको पहले मैंने बताया था, जहां पर लगभग 90% जलोढ़ या अपोड या फिर कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वत पदीय मिट्टी है, दक्षिण बिहार की मिट्टी है टाल मिट्टी है और तराई मिट्टी है, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कैरल मिट्टी, नवीन जलोढ़ खादड़ मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है ये, ठीक है, ये बलथर है। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पर्वत पदीय मिट्टी, पीडमोंट और धोतराई मिट्टी, और तीसरा है हमारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी जो कह लीजिए, और हमारा फोर्थ है नवीन जलोढ़ मिट्टी। यहां देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर खादर मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी पढ़ेंगे, लेकिन यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। पर्वत
पदीय मिट्टी पीडमोंट, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर स्थित पश्चिम में चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग पीले रंग की होती है और ये मिट्टी धान पटसन गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। अब हम पढ़ते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ अपनी पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचा पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। इन मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इन मिट्टी में मृदा, चूना और पोटाश की अधिकतम और फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, चना, मक्का ये सभी उगाए जाते हैं। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण आदि जिलों में है। अब हम लोग पढ़ते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए जाने वाली अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी कोसी, महानंदा की निचली घाटी में होता है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। अब दक्षिण बिहार की हम मिट्टी को पढ़ेंगे। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी के छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी के संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। टाल मिट्टी, टाल मिट्टी भूमि का वो क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यह मिट्टी छोटे मोटे कणों वाले धूसर रंग की एवं माटी मिलते हैं। यह मिट्टी में रबी फसल अच्छा होता है। इस मिट्टी में रबी फसल अच्छा होता है तथा यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। अब हम कारीगरी मिट्टी पढ़ते हैं। कगारी मिट्टी गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन नदी, फल्गु, पुनपुन, किउल रिवर के नदी के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर हो जाती है। यहां देखिए, कगारी मिट्टी की मैं बात कर रहा हूं। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि और मोटे अनाज के लिए भी उत्पादन है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ यानी करैल केवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। लाल पिट्टी, बलथर की मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व राजमहल की उच्च भूमि से 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार किया गया। लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खगड़िया पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरता शक्ति काफी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की हो जाती है तथा इसकी प्रकृति अनमोल होते हैं। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज भी उपजाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज भी उपजाए जाते हैं, है ना। यह है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वन एवं वन्य जीव को पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।